नष्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। फिर ये जल का शुद्धिकरण भी करता है। ये कैसे कैसे करता भी देखेंगे, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या हो गया, जल का शुद्धिकरण। कभी कभी परीक्षा में आता है कि जल के शुद्धिकरण का शुद्धिकरण किस विद्युत चुम्बकीय तरंग से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनीकरण। या पराबैंगनीकरण से हम क्या करते हैं, तो जल का शुद्धिकरण। ये रोगाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है, ऐसे पूछता है। इसके बाद ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके साथ ही ये घी की शुद्धता की भी जांच करता है। अब इन चारों चीज को समझते हैं कि है क्या। सबसे पहले रोगाणुओं को नष्ट करने की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो किसी के घाव हो गया, अब घाव वो भर नहीं रहा, पट्टी नहीं भर रही, तो कुछ दिन बाद उसके जो है थोड़े थोड़े उसके अंदर कीड़े आने लगते हैं। अब वो कीड़े को निकालो तब भी नहीं निकलते हैं। तो यदि हम पराबैंगनीकरण का उपयोग करेंगे और उस क्षेत्र पर डालेंगे तो वो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे हम लोग डब्बा में कोई सामान बंद करते हैं, खाने वाला पैकेट में बंद आता है ना, जैसे आप मान के चलो कि एक चिप्स भी बंद कर रहे हो एक पैकेट में, तो 2-3 दिन बाद आप जो पैकेट में चिप्स बंद किए हो उसमें बदबू आने लगेगी, ये खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहता। लेकिन जो लोग कंपनी वाले बना के भेजते हैं तो उसके अंदर तो फूला फूला रहता है, डब्बा बड़ा रहता है उसका, कहना चाहिए जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन हो कैसी रहती है, बड़ी, लेकिन उसके अंदर भले 4-5 चिप्स हों, लेकिन वो सालों चल जाता है। ऐसा क्या हो जाता है ना, खराब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस के साथ साथ वो गैस भर भी दोगे तो शरीर के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी भी होती है। जैसे मान लो हम टमाटर ही रखे हैं और उसमें कोई रोगाणु नहीं है, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे पकेगा, सड़ेगा। ऐसे आलू है, कोई भी चीज़ है, तो धीरे धीरे अपने आप रिएक्शन करती है, उसको हम एंजाइम के रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक। तो एंजाइम के रिएक्शन के कारण भी कोई चीज़ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है बिना रोगाणुओं के। जैसे मान लो केला रखा है, सेव रखा है, टमाटर रखा है, यदि रखा रहेगा तो अपने आप नहीं पक जाता, और धीरे धीरे पकते पकते क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, और उसके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों में सबसे पहले क्या डालते हैं, पराबैंगनीकरण डालते हैं। तो पराबैंगनीकरण डालने का मतलब ये नहीं कि पराबैंगनीकरण भरा रहती है, थोड़ी देर के लिए डाले, फिर इसके बाद अपने आप ही वो क्या होती, खत्म हो जाती है। जैसे मान लो टार्च का प्रकाश है, इस दीवार में डालोगे तो वहाँ क्या बना, फोकस बना, टार्च का प्रकाश दिखेगा, और जैसे बंद करोगे तो टार्च का प्रकाश क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे ही मान लो बहुत सारी चिप्स जब हम इकट्ठा कर लिए, उस पर हम पराबैंगनीकरण डालते हैं, तो उसमें जितने भी रोगाणु होंगे जो उस चीज़ को खराब कर सकते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, और साथ में जो एंजाइम है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर उसको हम बंद करते हैं तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, आर्गन गैस भर देते हैं, जिसमें जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पराबैंगनीकरण को, ठीक है। और रोगाणु का मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े जो हमको क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, ठीक। इसके बाद देखो, जल का शुद्धिकरण। कभी आप बॉटल जो पानी वाला बाजार में खरीदते हो उसको देखना, उसमें ये लिखा रहता है, RO लिखा रहता है, RO वाटर है, ठीक है। साथ में लिखा रहता है UV ट्रीटेड, ठीक है, और साथ में लिखा रहता है मिनरल एडेड। अब कोई भी पानी है, जैसे आप घर में ही है, सोचे यार बहुत साफ पानी है, इसको मैं बॉटल में भर लेता हूँ। आप 15 दिन उसको भर के देखो, 15 दिन बाद आपको उस पानी से बदबू आने लगेगी, वो पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन जो बाजार में मिलता है पानी, वो तो सालों साल चल जाता है बॉटल का पानी। ऐसा क्या कर देते हैं कि वो बॉटल का पानी चलता है। और दूसरा ये है कि आप सोचो कि हम उस पानी को ऐसा सोच लें कि पानी को गर्म करें और उसकी भाप को क्या कर लें, इकट्ठा कर लें, तो बोले कि और शुद्ध पानी है। अब इसमें तो पूरा कचड़ा ही साफ होगा। भाप को इकट्ठा करना मतलब पानी जो है वो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। उसको आज
आश्रित या डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अब हम सोचे कि उसको भी भर के हम देखें तो महीने 15 दिन बाद उसमें भी क्या आएगी, बदबू आएगी। माने देखने से पानी को हम नहीं कह सकते कि ये पानी क्या है, शुद्ध है। ठीक, अब हम क्या करें कि वो पानी बहुत दिनों तक चलता रहा आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूवी किरण डालते हैं, तो पानी के अंदर जितने भी छोटे छोटे जीव होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो पानी खराब नहीं होता है। ठीक है, पानी के अंदर भी छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की ये छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, और वो कीटाणु हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो रहे आते हैं। और जब हम 15-20 दिन बाद रखेंगे, आप सोचो कोई पानी ही रख दो थोड़ा सा, कुछ दिन बाद आपको उसमें अपने आप कीड़े मकोड़े दिखने लगेंगे, थोड़े थोड़े सूड़े जैसे उसमें दिखने लगेंगे। ठीक है, यदि हम यूवी किरण पहले से उसमें डाल के रख देते हैं, एक बार डाल करके ट्रीट कर देते हैं, तो फिर उसमें कीड़े मकोड़े एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो ये जल के शुद्धिकरण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का। और आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप परासरण पढ़े होंगे और साथ में प्रतिपरासरण भी पढ़े होंगे। तो परासरण में क्या होता है समझना, थोड़ा सा केमिस्ट्री का हिस्सा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो झिल्ली लगी है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, और अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है जो मनुष्य की चमड़ी होती है, या जीव जंतुओं की चमड़ी होती है, या फलों का जो ऊपर का छिलका होता है, वो एक तरह का क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, और इसको हम पोटेशियम साइनोफेरेट से भी बनाते हैं, केमिकली बनाना हो तो इसमें क्या होता है, एक साइड हम क्या भरते हैं, विलायक, और एक साइड हमारे पास क्या है, विलयन। ठीक, विलायक है माने ये कम सांद्र में है, और यहाँ पर विलायक का मान क्या है, अधिक। तो जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से कहाँ की ओर जाते हैं, अधिक सांद्रता की ओर, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परासरण। और ये अपने आप होता है, इसको करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे किशमिश को पानी में डाल दो तो जो किशमिश के ऊपर की परत है वो किसका काम करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो किशमिश के अंदर पानी क्या होता है, चला जाता है अपने आप। या चने को भिगा दो या छुहारे को भिगा दो तो उसके अंदर पानी घुस जाता है। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो पानी क्या कहलाया, विलायक, और किशमिश के अंदर जो भी भरा हुआ है वो क्या कहलाया, विलयन कहला गया। तो विलायक के अणु जाते हैं कहाँ, कम सांद्र से अधिक सांद्र, विलयन की ओर चले जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया, परासरण। ये क्रिया अपने आप होती है। यदि हम इसको उल्टा कराना चाहें, यार विलयन से विलायक के कण इधर आने लगे, ये क्रिया अपने आप नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन का मतलब जैसे पंप नहीं होता हवा भरने वाला। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ दबाएंगे। जब हम दबाएंगे तो इसका पानी पानी भर निकलेगा, उसके अंदर का रस वस कुछ ना निकलेगा, मिठास उठास नहीं निकलेगी। जो पानी गया है वही पानी यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी का उल्टा हो गया ना, रिवर्स माने क्या होता है, उल्टा। तो ये कहलाता है प्रतिपरासरण। ठीक है, तो मान लो हमारे पास अशुद्ध जल है, यहाँ पर कैसा है, अशुद्ध जल है। तो जब हम इसको दबाएंगे तो अशुद्धियां इसी में रह जाएंगी, इस पर क्या आएगा, सिर्फ जल जल आएगा, शुद्ध जल। उसमें कोई माने जैसे उसमें मिनरल है, यदि आप इसमें शक्कर घोल के भी रख दोगे तो केवल पानी निकलेगा, शक्कर यहीं रह जाएगा। नमक घोल के रख दोगे तो नमक यहीं रह जाएगा, केवल पानी यहाँ निकलेगा। ये क्या कहलाता है, प्रतिपरासरण। आप घोल भी दिए हो पानी में तो आपको नमक शक्कर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, प्रतिपरासरण भी होता है। तो ये नमक बनाने का भी तरीका होता है। समुद्रों में दो तरह से नमक बनाया जाता है। एक तो हम उसमें खेत बना देते हैं, खेत माने गड्ढा गड्ढा कर दिए, और उसके बाद उसको धूप लगती है तो पानी पानी उड़ जाता है, उसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है नीचे, वही क्या कहलाता है, नमक कहलाता है। और दूसरा फिल्टर प्लांट होते हैं कि ऐसे हम पानी भर लेते हैं, इसमें प्रेशर देते हैं तो नमक इसमें रह जाएगा और पानी कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, शुद्ध पानी भी मिल जाता है और नमक भी मिल जाता है। जो समुद्री जहाज चलते हैं उनमें इसी तरीके से नमक बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ समुद्री जहाज में हजारों लोग जाते हैं, एक देश से दूसरे जाते हैं, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है ना, और खारे पानी से न खाना बनाया जा सकता है, नहाया नहीं जा सकता, माने अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं किया जा सकता। तो इस फिल्टर से हम उसमें जो है अच्छा पानी निकाल लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, RO। ठीक है,
तो यूवी ट्रीटेड का मतलब समझ में आ गया। यदि हमको पानी को शुद्ध रखना है तो हम उसमें यूवी किरण डाल देंगे तो उसके जो रोगाणु कीटाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, फिर वो पानी खराब नहीं होता है। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा, चलो अलग से बता देता हूँ। गंगा जल का नाम सुने होगे यार, है ना। लोग यदि वहाँ पर जाते हैं तीर्थ व्रत, गंगा यदि नदी है तो उसका पानी भरकर ले आते हैं, और घर में भले वो कचरा वाला पानी है लेकिन वो बदबू नहीं देगा, वैसे को वैसे साल 2 साल 4 साल रखा रह जाता है। भला अपने यहाँ का पानी, साफ पानी भर के रख दो तो नहीं रहता है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर जो होता है बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है ये। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस। ये वायरस पाया जाता है, ठीक, जो दूसरे रोगाणुओं और जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है गंगा जल। तो ये एक तरह का शुद्ध पानी है। इसमें इतनी ताकत होती है कि लोग गंगा में तो सीधा सीधा इंसान बहा देते हैं। मर गए, मान लो अचानक चला गया, कोई नहीं है उसको जलाने वलाने वाला, तो ऐसे बहा दिए। लोग हड्डी बहा के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियोफेज के कारण वो हड्डी भी कुछ दिन में क्या हो जाती है? गल जाती है, पूरा शरीर गल जाता है। और वो पानी हमेशा क्या रहता है? शुद्ध रहता है। और शुद्ध किसके कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण। उसको हमको यूवी ट्रीटेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ से निकलती है गंगोत्री, वहाँ तो और साफ पानी होता है। कुछ लोग तो उसको पीते भी हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, तो वो हज़ारों रुपए की बॉटल आती है, इसलिए पीते हैं कि बैक्टीरिया फेज जो होता है वो बाकी चीज़ों को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। चलो इसके पीछे का थोड़ा और साइंस भी बताता हूँ। जैसे आदमी जब मरता है ना, लास्ट स्टेज आती है, सयाना आदमी होता है, पता चलता है नस वस पकड़े, यार धीरे धीरे हमारे कक्का जाए वाले हैं, है ना, कुछ भी ऐसा बोल दिए। तो अब क्या करेंगे वो? सबसे पहले गोबर, जमीन खटिया उटिया में पड़ा हो, तख्ता में पड़ा हो, तो जमीन में उसको लिटाते हैं। जमीन में लिटाने के पहले क्या करते हैं, है ना, गोबर लीप देते हैं, ठीक है। अब गोबर काहे लीप दिए यार? हमारी परंपरा तो बनी है, लेकिन इसके पीछे का साइंस ये है कि जब आदमी जिंदा रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बीमारी फैलाने वाले पड़े रहते हैं, ठीक। और जब वो मरता है तो वो भी क्या होते हैं? शरीर छोड़ के दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी को भयानक बीमारी है, अब बीमारी है तो जब तक आदमी जिंदा रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेंगे? छोटे छोटे कीटाणु, बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहेंगे। जैसे मरेगा तब उनको खाना पीना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन लेना बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे, शरीर को छोड़ के जाएंगे। तो दिखाई नहीं देंगे कि कहाँ जा रहे हैं क्या वो, तो क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अब जो उसके घर के आसपास के लोग होंगे वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और वो उनको भी बीमारी क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। तो गोबर क्या होता है कि जो भी यदि फंगस वाली चीज़ें हैं, फंजाई वाली चीज़ें हैं, उनके छोटे छोटे जीव हैं, यदि बाहर निकलते हैं तो उनको सोख लेता है और मार डालता है, और बाकी लोग क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो गोबर का साइंस ये है कि उसके शरीर से जो फंगस वगैरह के जीवाणु निकलेंगे उसको ये क्या करेगा? खत्म कर देता है, ठीक है। अब देखो, गोबर करते हैं, अब यहाँ पर गोमूत्र भी पिलाते हैं यार। आदमी मरता हो तो उसको थोड़ी सी गोमूत्र भी देते हैं। और गोमूत्र का मतलब ये नहीं कि किसी गाय का मूत्र हो, गोमूत्र का मतलब होता है जो बछड़ा 3-4 साल का होता है और दूध सिर्फ पीता है, खाना पीना नहीं खाता है, उसके मूत्र को ही हम क्या बोलते हैं? गोमूत्र, बछड़ा या बछिया का हो, ठीक है। तो उसको भी देते हैं। तो गोमूत्र में ऐसी क्षमता होती है कि वो बैक्टीरिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। थोड़ा सा 1-2-4 बूंद मरते आदमी को क्या दिया जाता है? गोमूत्र। तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो बाकी लोग क्या रहेंगे? बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सोना डाला जाता है। कभी कभी यार स्वान खिला दो, या स्वान का थोड़ा सा टुकड़ा उसके अंदर जान, है ना, हाँ, कान का, जो भी किसी में भी सोना हो, उस सोने को थोड़ा सा घिस करके डाला जाता है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है यार? इसके पीछे का साइंस समझो। दुनिया में बहुत सारी धातुएं हैं तो सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। सोना एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, ऑक्सीडेशन नहीं करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आदमी मरता है
तो उसके अंदर की जो शरीर में गैसें होती हैं वो या माने रासायनिक पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, अंदर अंदर गैस बनाते हैं और वो शरीर फूलने लगता है। जैसे कभी देखो कि रोड में गाय आए मर जाती है, यदि सुबह मरी तो शाम तक ऐसे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका शरीर में क्या होता है, सूजन। जो अंदर की चीज़ें होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, फूल जाती हैं। अब यदि हम सोना डाल दिए तो अंदर ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और वो फूलेगा नहीं इंसान, उसके अंदर सूजन नहीं आएगा। इसलिए हम क्या डालते हैं, सोना डालते हैं। साथ में देखो गंगा जल, और अभी मैं गंगा जल बता ही दिया कि ये बैक्टीरिया वगैरह जितने छोटे मोटे कीटाणु हो तो क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसके मुंह में थोड़ा सा गंगा जल भी डालते हैं। जब गंगा जल डालते हैं तो अंदर जितने भी जीवाणु कीटाणु होंगे नष्ट हो जाएंगे और बाहर आदमी कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद थोड़ा सा उसमें तुलसी भी डालते हैं यार, एक आध पत्ता तुलसी भी डाल देते हैं। और जब तुलसी डालते हैं तो जो वायरस होता है शरीर के अंदर वो समाप्त हो जाता है, लोगों को परेशान नहीं होती। हाँ नहीं, देखो मर गया तो फिर काम तो नहीं देता, उसके 2-4 मिनट के अंदर ही उसको दे दो। देखो उसका सिस्टम क्या होता है, या तो आदमी मरा और जैसे मरा तो उसमें ये चीज़ें दे सकते हो, या मरने के पहले, है ना। कभी जो वहाँ पर जो सियाने लोग होते हैं नब्ज पकड़ते हैं, समझ लेते हैं कि नहीं अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और कभी कभी तो जो सियाने हैं खुदे बोल देते हैं, दद्दू हम जाए वाले हैं, अब हमारे नीचे उतार दिया, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। और फिर उनको सब कुछ खिला भी देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जाते ही नहीं, फिर 2-4 बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं शुद्ध करती हैं। इसी तरह से जो यूवी किरण होती है ये भी क्या करती है, किसी चीज़ का रोगाणुओं को नष्ट करती है। समझ में आ गया इतना? तो अब आपको समझना है, जो आपके सिलेबस का मतलब है वो समझो कि जो पराबैंगनी किरण होती है क्या करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है, जल का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कभी कभी कोई चीज़ होती है जो क्रिया नहीं करती है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास मेथेन है और साथ में मैं क्लोरीन रख लिया, अब इससे क्रिया कराता हूं तो कुछ नहीं होता है। जैसे घर में हमारे छोटा बच्चा है तो मम्मी कहेगी नहीं सुनेगा, दीदी कहेगी नहीं सुनेगा, कोई काम मोबाइल चला रहा, अरे यार बंद करो, लड़ेगा। ठीक है, भाई आया तो उससे भी उसकी बात भी नहीं माने वो कोई रिएक्शन नहीं किया। अब जैसे हम आए तो चुपचाप छिपा के क्या हो गया, रख दिया, तो रिएक्शन क्या हो गया, चालू हो गया। अब यहाँ पर ये मेथेन है और ये क्या है, क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम यूवी किरण डाले इनमें रिएक्शन क्या हो जाता है, चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं को ये पराबैंगनी किरणें एक्टिवेट करती हैं, चालू रखती हैं, इसलिए कैसा होता है, रासायनिक प्रभाव को डालता है। कभी आप जब समीकरण बनाते हो केमिस्ट्री में तो कभी कभी ये लिखा रहता है यूवी किरण या पराबैंगनी किरण, तो इसका मतलब ये है कि जब उसको पराबैंगनी किरण दोगे तभी वो रिएक्शन होगा। ठीक है, इसलिए रासायनिक प्रभाव भी डालती है। अब घी की शुद्धता की हमको पता लगाना कि घी शुद्ध है कि अशुद्ध है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारा मिलावट होता है ना, कुछ का कुछ मिला के चले आते हैं। तो घी में जो मिलाते हैं वो डालडा मिलाते हैं, आलू मिलाते हैं, आटा मिलाते हैं। हाँ, आलू को उबाल लिए, मिला दिए, ठीक है। और जब बेचने आते हैं तो कैसा बेचेंगे, जैसे मेरे घर आया कि ये घी ले लो, बोले कितना किलो, बोले 1200, बोले दिखाओ, तो सुंघाएगा, हाँ यार महकता है, क्योंकि आजकल उस तरह का सेंट भी आता है कि किसी भी चीज़ में डाल दो तो घी जैसे महकता है। तो आधा घी मिला दिया, आधा आलू मिला दिया, आधा डालडा मिला दिया, ऐसे कुछ भी चीज़ें मिला सकता है। अब घी की कीमत 1200 है, आलू की कीमत 40 रुपये है, ठीक है। तो 40 रुपया वाला आलू कितने में बिक गया, 1200 में, तो इससे फायदा हो रहा है ना, ठीक है। अब हमको वो भी बताएगा, मान लो पास में ही यहीं कछरवार के गांव का बोलेगा, आएगा दूसरे जिले से, कहीं से और से, यूपी बिहार कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ बोल देगा कि नहीं मैं तो कछरवारे से हूँ, यहीं से बगल में रहता हूँ, और देखो कभी भी गड़बड़ हो तो मुझे बताना। अब वो लोग सामने वाले को विश्वास होगा, हाँ यार महावीरा है, बगल वाला भी है, कभी शिकायत कर लेंगे, नाम भी उल्टा पुल्टा सब बता देगा, ठीक। अब जब हम घी ले लेते हैं तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसमें बदबू आने लगी, सड़ गया, फिर हम उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का तो था नहीं। अभी जैसे अब दिवाली आ रही है, दिवाली में बहुत सारी मिठाई जो हैं तो खोवा से बनेंगी, लेकिन इसके अलावा वो आटे से भी बनती हैं,
है ना। स्टार्च का उपयोग करके पाउडर आउडर आता है, उस पाउडर से भी बना लेते हैं। और वो मिठाइयाँ जब हम खाते हैं तो हमको नुकसान भी करता है। तो एक हमारे यहाँ नापतौल या ड्रग इंस्पेक्टर होता है ना, फूड इंस्पेक्टर होता है जो खाद्य चीज़ों को जांच करता है। कभी हम शिकायत करें कि इसकी मिठाई सही नहीं है, इससे नुकसान हो गया। कभी कभी लगता है कि जो लोग मिठाई खा के गए उल्टी दस्त चालू हो गए, तो पता चल जाता है कि इसकी दुकान से लेके गए, फिर वहाँ छापा पड़ता है, उसकी टेस्ट कैसे करेंगे कि क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो उनके पास इस तरह की एक टॉर्च जैसे होती है, उस टॉर्च से क्या निकलता है, पराबैंगनी किरण निकलती हैं। यदि पराबैंगनी किरणें उसमें पड़ जाती हैं, वैसे दूसरे टेस्ट भी होते हैं पर मैं पराबैंगनी किरणों की बात कर रहा हूं, तो उसको यदि हम डालेंगे तो यदि डुप्लीकेट होगा तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, काला। जैसे मान लो मुझे कोई घी दिया, मुझे संशय हुआ कि नहीं यार ये अशुद्ध घी है, तो मैं क्या करूंगा, उस घी में पराबैंगनी किरण डालूंगा। यदि उसमें मिलावट होगी तो वो सब क्या हो जाएगा, काला, और मिलावट नहीं होगी तो वैसा को वैसा रहता है। इस तरह से हम घी के शुद्धता की जांच भी करते हैं। लेकिन अब पराबैंगनी किरणें आसानी से नहीं मिल जाती, इसका लाइसेंस होता है, उन्हीं भर को मिलती है, क्योंकि ये कैंसर भी फैला सकती हैं। गुस्सा चढ़े तो हम किसी दूसरे को वैसे डालने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए केवल नापतौल विभाग के लिए ये सारा चीज़ रहता है। और ये निकलती कहाँ से, उस दिन बताया था कि स्पार्क होता है जब, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करते समय जब स्पार्क होता है तो उससे भी क्या निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, है ना। तो पूछता है कि वेल्डिंग मशीन करते समय कौन सी किरण निकलती है, तो कौन सी किरण निकलती है, पराबैंगनी किरण। लेकिन उनकी क्षमता इतनी कम होती है कि किसी को नुकसान नहीं करती। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को जो है कांच अवशोषित कर लेता है। जैसे मान लो कहीं पर पराबैंगनी किरण है और मुझे पराबैंगनी किरण से बचना है, तो मैं अपने सामने क्या लगा लूं, कांच। कांच उसको आर पार नहीं होने देता है। कांच पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो मान लो मुझे इसको पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ कांच रखा, यहाँ पर यूवी किरण डालता हूँ तो यूवी किरण यहाँ बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मैं नमक का कांच रखूं, रॉक साल्ट रखूं, और यूवी किरण डालूं तो यहाँ पर यूवी किरण क्या होती है, निकलती है। तो पूछता है कि इसके अध्ययन के लिए हम रॉक साल्ट का उपयोग क्यों करते हैं, माने नमक के कांच का उपयोग क्यों करते हैं। तो नमक के कांच का उपयोग इसलिए करते हैं कि ये नमक जो होता है इसको पार होने देता है, लेकिन कांच पार होने नहीं देता है। तो जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो चश्मा वश्मा लगाते हैं कांच वाँच का, इसलिए कि उसके सामने जो पराबैंगनी किरणें आएंगी उसको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको दो चीज़ें ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतना? अब आपको कुछ इसमें पूछना हो तो बताओ। हाँ हाँ, उसमें कांच नहीं लगता, ओजोन परत अभी मैं बताता हूँ। मतलब यहाँ पर जो हमारे धरती में है उसकी बात कर रहा हूँ कि यदि हमको ओजोन किरण से बचना है तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, कांच। क्योंकि कांच उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो परीक्षा में आता है कि ओजोन परत के अध्ययन के लिए रॉक साल्ट का प्रिज्म या रॉक साल्ट का कांच का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो साधारण कांच होता है वो उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब देखो यहाँ से धरती से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर इसकी धरती की सतह से क्या पाया जाती है, ओजोन परत। ठीक है। तो जब सूर्य बहुत गर्म है, वहाँ भी एक तरह का आग का गोला है, तो उस सूर्य से भी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो हमारे धरती की तरफ भी आती हैं। तो धरती में ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत। ओजोन परत उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और नीचे आने से रोकती है। यदि नीचे आ जाए तो ये जीन में परिवर्तन करती है ना, और साथ में कैंसर भी परिवर्तन माने उत्पन्न करती हैं। जीन का मतलब ये है कि मान लो हम इंसान हैं और हम पर उसका प्रभाव पड़ गया, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा, इंसान जैसे होगा। लेकिन जीन में परिवर्तन के कारण नई तरह का हो जाएगा। हो सकता है हमारे 2 हाथ बड़े बड़े हैं, उसके छोटे छोटे हो जाएं, एक ठो नाक हो जाए, एक ठो नाक हो जाए, ऐसा सिस्टम हो सकता है। और धीरे धीरे कैंसर भी होगा, यहाँ पर जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको हम रक्षा कवच भी कहते हैं। ये ओजोन ये होता है ना O3, इसमें O3 होता है और ये कुछ नहीं करती है, ये केवल ओजोन को व्यस्त रखती है। देखो कैसे, ये ओजोन है तो किस में बदल जाता है, जब इसको यूवी किरण मिलती है, यूवी किरण मिली तो कहाँ बदल गया, O2 में, और फिर ये O2 तुरंत ही किस में बदल जाता है, O3 में। तो इसी में ये इंगेज हो गया, व्यस्त हो गया ना। अब यूवी किरण नीचे कैसे आएगी, फिर से समझो क्या है। जैसे ओजोन में यूवी किरण बदली, वो किस में बदल दी, O2 में,
और तुरंत ही O2 किस में बदल जाता है, O3 में। बस ऐसे चलता रहता है तो यूवी किरण नीचे नहीं आ पाती है। जैसे मान के चलो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो जानते थे कि इस चक्रव्यूह को केवल तोड़ने वाला कौन है, अर्जुन है ना। तो इसको व्यस्त रखो, इसको क्या रखो, व्यस्त। आएगा ही नहीं तो ये चक्रव्यूह को तोड़ेगा ही नहीं। तो उसको 2-4 योद्धा लगा दिए ललकारने के लिए कि आओ भाई बड़े योद्धा बनते हो, हम तुमसे लड़ाई करेंगे। अब वो भागते गए, अब वो भी क्या हो गया, उनके पीछे पीछे क्या हो गया, भागते गए, बहुत दूर ले गए, इतना दूर ले गए कि धीरे धीरे क्या हो गई, शाम हो गई। युद्ध नहीं हुआ उनके बीच, केवल उनको ललकारे और क्या करे, भगाए। ठीक है, जैसे मान लो एक दूसरे को गरिया दो, है ना, तो उसको गुस्सा चढ़ेगी, रुक जाओ बताता हूं। अब वो गरियाते जाए और भागते जाए तो उसके पीछे पीछे क्या होगा, वो भी भागेगा। उसको क्या कर लिए, व्यस्त कर लिए। अब उसके घर में जाके किसी और को मार दिए, है ना। तो ऐसा हो जाता है। बस यही हाल यहां पर भी है कि ओजोन जो है यूवी को क्या रखती है, अल्ट्रावायलेट किरण को व्यस्त रखती है। कभी O2 में तुरंत बनेगा, फिर O3 में, यही बीच में क्या होता है, बना रहता है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कौन सी किरण है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषित, कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करती, ओजोन। कभी पूछ देता कि ओजोन परत है क्या, है ना, और ये किस प्रकार हमारी रक्षा करती है। तो यहां पर यही है कि 40 से 50 किलोमीटर दूर, धरती की सतह से 40-50 किलोमीटर की दूर एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे धरती के जीव जंतु, है ना, कैंसर से और आनुवांशिक परिवर्तन से सुरक्षित रहते हैं, इस तरह से। ठीक, तो